रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ एक मरतबा फिर हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं, वीडियोस देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को अगर आप पसंद करें। इससे हौसला अफजाई होती है और जाहिर है कि ये काम मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद को सामने रख कर करता हूँ। इससे में मेरा कोई लालच नहीं है। तो हौसला अफजाई की बड़ी ज़रूरत होती है आपकी। कमेंट्स भी किया कीजिए वीडियो में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चैनल की रेटिंग पर ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है और यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुस्बत एक पैगाम पहुँचाया जाए। नाज़रीन, आज का टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो हमारा अदालती निज़ाम है और किस तरह से एक्सपोज़ हुआ है उस पर बात करूँगा। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अगर 140 दुनिया के ममालिक में से 138वें नंबर पर है, तो मुझे उन 2 ममालिक की तलाश है कि वहाँ पर उनकी अदालतें क्या कर रही हैं, जो वो हमसे भी 2 दर्जे नीचे हैं। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त कोई अदालती निज़ाम सिरे से है ही नहीं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, जो रिसेंटली अभी वाक़या हुआ है, जिसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए हैं। कोई मुझे उसकी लॉजिक, कोई वजह, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि ये काम कैसे हो सकता है खुलेआम दिन-दहाड़े लोगों की आँखों के सामने, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की आँखों के सामने, और जो बड़े तुर्रम खान किस्म के इदारे बनते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल ना हो, तो इस किस्म का फ़ैसला, बहुत सारे फ़ैसले हैं, लेकिन मैं इस एक फ़ैसले की बात करना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। नाज़रीन, ज़रा जिगर थाम कर सुनिए कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान वापस आया, तो वो एक मुजरिम था, मुल्ज़िम नहीं था। मुल्ज़िम वो होता है जिस पर इल्ज़ाम हो, अभी उसका जुर्म साबित ना हुआ हो। जब अदालतों ने जुर्म साबित कर दिया हो, तो मुल्ज़िम की बजाय वो मुजरिम बन जाता है, उसे सज़ा सुनाई दी जाती है। वो जेल की काटता है या उस पर जो भी कोई पेनल्टी वगैरह लगती है, जुर्माना आयद होता है, वो मुजरिम होता है कानून की नज़र में कि उसका जुर्म साबित हो चुका है। नवाज़ शरीफ ने जिस दिन पाक सरज़मीन पर कदम रखा, उस दिन वो मुजरिम था। अदालतों से भगौड़ा था, मुख्तलिफ मुकदमात में पेश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके दायमी वारंट जारी हुए थे। उसे इश्तिहारी और मफरूर करार दिया गया था। भगौड़ा जिसे कहते हैं उर्दू में, एब्सकॉन्डर कह लें अगर इंग्लिश में आपको ज़रा थोड़ा-सा लाइट लगता है। तो बहरहाल वो कानून के तमाम ज़ाब्ते तोड़कर इस मुल्क से फरार था, कानून से फरार था, अपनी सज़ा से फरार था, जेल से फरार था। जब वो वापस आया तो पाकिस्तान के कानून और आइन में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। मैं दोबारा ज़ोर देके ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसे किसी किस्म का रिलीफ मिलता। एक ज़र्रा बराबर रिलीफ भी उसका राइट नहीं था, क्योंकि उसने अपना ये राइट सरेंडर कर दिया था। कानून से फरार हासिल करके, अदालतों, जेलों से भाग के, पेश ना होके, बार-बार सरीहन खुले खिलाफ वर्जी करके अदालती अहकामात की, वो अपने तमाम राइट खो चुका था। उसके आने से पहले उसके वकला ने उसकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की कि उसे हिफाजती ज़मानत या राहदारी ज़मानत दी जाए। वो पेश होना चाहता है अदालतों में और उसे ये रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। याद रखिएगा कि पहले उसके वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिन्होंने इतनी खुल्लम खुल्ला कानून शिकनी करने से माज़रत कर ली। लिहाजा आपको याद होगा कि पहले वो लाहौर में लैंड करने वाला था, वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो जलसा पे जाने वाला था, मीनार पाकिस्तान में जो उसने करना था। लेकिन फिर ये प्रोग्राम ऐन आखिरी दिनों में तब्दील हुआ और वो इस्लामाबाद लैंड किया 3-4 घंटे के लिए। इसकी वजह भी यही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंप्रोमाइज़ थी। जो जस्ट आमिर फारूक साहब हैं, उसके चीफ जस्टिस साहब, वो कंप्रोमाइज़ जज हैं। एक नून लीगी जज हैं, मैं उनको साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि उन्होंने जिस किस्म का फैसला दिया, उसे रिलीफ दी कि हाँ जी, इसको 24 तारीख तक, 21 को उसने लैंड करना था, 24 तारीख तक इसे हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। जब वो लैंड किया तो जाकर उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, अदालत में भी पेश नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उसके बाद उसे फांसी ज़मानत दे दी गई और अब उसकी ज़मानत में मज़ीद तौसीह भी कर दी गई है मुख्तलिफ केसेस में। तो फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उसकी जो तफसीली फैसले में उसने लिखा, काबिल गौर वो बात है, काबिल गौर नहीं है, काबिल शर्म बात जो है वो ये है कि आज उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा कि नवाज शरीफ की जमानत की जो दरखास्तें आई थी उसकी गैर मौजूदगी में, वो काबिल समाअत ही नहीं थी। जी, आपने दुरुस्त सुना। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं। मुझे मालूम है कि आपको भी मेरी तरह अपने कानों पर यकीन नहीं आया होगा जब आपने ये बात सुनी जो मैंने अर्ज की आपसे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के वकला ने, या उसने अपने वकला के जरिए जो अपनी हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
वो काबिले समात ही नहीं थी। यानी कि रजिस्ट्रार साहब जो हाई कोर्ट के हैं इस्लामाबाद के, उन्हें उन पर एतराज लगाकर वापस कर देना चाहिए था, लेकिन वो समात के लिए मुकर्रर भी हुई, झट मंगनी पट गया, उनकी समात भी हुई, नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत भी दे दी गई। और अब हाई कोर्ट ये कह रही है कि वो दरखास्तें जिस पर नवाज शरीफ को जमानत मिली वो तो समात के ही काबिल नहीं थी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन क्योंकि हमने नैब से पूछा उस समात के दौरान कि आपको इसकी गिरफ्तारी पर कोई इतराज तो नहीं, कि अगर हम इसको दे दें जमानत तो आप इसे गिरफ्तार तो नहीं करना चाहते, तो नैब ने कहा जी हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, जो आपके दिल में आता है आप करें, लिहाजा वो हमने जमानत दे दी और वो जमानत वैलिडेट हो गई। और खुदा के लिए भाई, ये कहां का कानून है, ये कहां का आइन है, ये कहां का कायदा है? कोई जंगल में भी कोई कानून होता है भाई? ये किस किस्म का कानून है कि चीफ जस्टिस साहब खुद अपनी मुबारक जबान से इरशाद फरमा रहे हैं, अकवाले जर्री उनके सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं, वो कह रहे हैं कि ये दरखास्तें समात के काबिल ही नहीं थी, तो फिर भी हमने रिलीफ दे दिया। क्यों? कि इस पे नैब को कोई इतराज नहीं था। नैब इतराज करने वाला होता कौन है? नैब मुलजिम के लिए तो इतराज कर सकता है, या मुलजिम के हक में तो कह सकता है कि हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप जमानत दे दें, क्योंकि अभी इस पे जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जो शख्स जिस पर जुर्म साबित हो चुका है, जो अदालतों से, जो जेल से, जो अपनी सजा से, चक्की पीसने से, परहेजी खाने खाने से, जेल के जो कि उनको नहीं मिलते थे, वैसे घर से आते थे, उससे फरार हासिल किया उसने, धोखाधड़ी के जरिए 4 हफ्ते का कहकर गया और 4 साल के बाद वापस आया। जो मुजरिम है, जो भगौड़ा है, आप नैब उसके खिलाफ या उसके हक में फैसला देने की मजाज ही नहीं, जिसको सुन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। ये कौन से कानून, कौन से आइन में लिखा हुआ है? तो ये आपका अदालती निजाम है। और अब आ जाए इसी अदालती निजाम का सलूक एक दूसरे साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के साथ कैसा है। इमरान खान को जब एक जुर्म में पकड़ के वहां पर अटक जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनकी दीगर मुकदमात में जमानत इसलिए खारिज कर दी गई थी कि अदालत के बुलाने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, वो हुकूमत की कस्टडी में है, उन्हें प्रोड्यूस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे है, आपने उसे कैद किया हुआ है, जायज या नाजायज की बहस नहीं कर रहा, अगर आपने उसे कैद किया है तो वो आपकी कस्टडी में है, तो उसे अदालत में प्रोड्यूस करना आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि वो पेश नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत ने पेश नहीं किया, लिहाजा उसकी जमानतें होंगी मनसूख। इमरान खान को अगर अदालत में अपनी हाजिरी लगानी है तो वो बार बार कह चुका है कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन उसे फोर्स किया जाता रहा कि वो अदालत में आके अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स दे। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान को 9 मई वाले दिन गिरफ्तार किया गया और फिर ये सारा ड्रामा उसके बाद खेला गया, पीटीआई को मतऊन किया गया, बदनाम किया गया, उस दिन भी वो अपने फिंगरप्रिंट्स देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। और वो कोई खुशी से किसी के वलीमे में नहीं आए थे जज साहब के, वो अपने फिंगरप्रिंट्स देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया था कि इसके बगैर आपको जमानत नहीं दी जाएगी। एक ये है कि बुलाया जाता है जोर जबरदस्ती से उस शख्स पर जिस पर गोलियां चल चुकी हैं, जिसकी टांग में गोलियां लगी हैं, जिस पर कातलाना हमला हो चुका है खुलेआम, उसे तो कहा जाता है कि आपको कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, आप तशरीफ लाएं और आकर अपने फिंगरप्रिंट्स दें, नहीं तो आपकी जमानतें कैंसिल। और एक वो भगौड़ा मुजरिम जो मुलजिम नहीं है, जो मुजरिम है, इमरान खान अभी सिर्फ मुलजिम है, उसको, मुजरिम को ये रिलीफ दिया जाता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी उसके एयरपोर्ट पर किए जाते हैं, जब वो तशरीफ लाते हैं, कदम रंजा फरमाते हैं और हमें इज्जत से नवाजते हैं इस मुल्क में अपने कदम रखकर। उन्हें अदालत, ना सिर्फ अदालत आने की जरूरत नहीं है, नाकाबिले समात दरखास्तें उनकी समात के लिए मंजूर भी हो जाती हैं, नंबर भी लग जाता है, बेंच भी बन जाता है, रिलीफ भी मिल जाता है और फिंगर स्कैन भी उनके एयरपोर्ट पर कर लिए जाते हैं। तो अगर इसके बाद अगर किसी को इस बात पर कोई शक है कि शरीफ माफिया किस तरह काम करता है, जो जज साहब ने लिखा था वो बिल्कुल लिखा था, सही लिखा था, कि ये गालिबन अजमत सईद साहब थे, कि ये सिसिलियन माफिया है, हर एक को इन्होंने खरीदा हुआ है, अदालतें कंप्रोमाइज हैं, इदारे कंप्रोमाइज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे कंप्रोमाइज हैं। ये क्या करते हैं, ये किस तरह करते हैं? ये ऐसे करते हैं कि लोगों को खरीद लेते हैं, उनका जमीर खरीद लेते हैं, और जो कोई बड़ा ही जमीर ना बेचने वाला अगर कोई बहादुर निकल आए तो फिर उसको ब्लैकमेल और तरीकों से किया जाता है। जो पैसा लेने से इनकार किया करता है उसको और मराद दे के और चीजों में फंसाकर, जाल में फंसाकर, हनी ट्रैप्स कायम करके उसकी वीडियोस ऑडियोस बनाई जाती हैं, उससे उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर कोई उससे भी काबू ना आए तो या तो उसका तबादला करा दिया जाता है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर, या उसका तबादला करा दिया जाता है इस दुनिया से अगले जहान में। माफिया इसी तरह काम करता है। ये माफिया है जिसने पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। ये नून लीग और खास तौर पे जो शरीफ खानदान है,
ये माफिया की तरह ही काम करते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। माफ कीजिएगा, अभी तक मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं हो सकी, तो पेशगी माजरत खांसी के लिए। एक बहुत बड़ा बॉस था माफिया का अमेरिका में, अल कपून के नाम से। अल कपून को जाके आप उसकी गूगल करें, आप उसकी हिस्ट्री देखें कि वहां पर क्या हुआ था। एक मरतबा फिर माजरत, अल कपून ने अपने खिलाफ जब एक मुकदमा उसके खिलाफ कायम हुआ, बिल आखिर हो ही गया, तो उसमें उसने पूरी ज्यूरी को खरीद लिया था। अमेरिका में फैसले ज्यूरी के तहत होते हैं। तो ज्यूरी में आम लोग बैठे होते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता केस से। वो सिर्फ दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुनते हैं, दलाइल सुनते हैं, सबूत उनके सामने रखे जाते हैं। आम लोग होते हैं, उनके कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता। और वो वाकयात और शवाहिद की बुनियाद पर जो उनके सामने रखे जाते हैं, वो फिर अपना एक फैसला देती है ज्यूरी कि जी हमारे ख्याल में इसने जुर्म किया है या नहीं किया। और जज का काम सिर्फ प्रिजाइड करना होता है, वो प्रिजाइडिंग जज होता है। वो ज्यूरी के फैसले को आम तौर पर एक्सेप्ट करता है। मतलब उसके उसके पास इख्तियार होता है कि वह ज्यूरी के फैसले को रिजेक्ट कर दे। लेकिन क्योंकि ये एक जमहूर का फैसला है, वो जमहूरी नुमाइंदे होते हैं, लोग आम लोग होते हैं, ज्यूरी में बैठे हुए लोग 10 15 20 जो भी हैं, तो जज आमतौर पर उनके फैसले को ओवर रूल नहीं करता। इस केस में क्या हुआ कि अल कपून ने ज्यूरी को खरीद लिया था कि वो उसके हक में फैसला देंगे, हालांकि सारे शवाहिद सरासर उसके खिलाफ थे। लेकिन जो सरकारी वकील था, वो समझदार वकील था, उसने जज से उसके चैम्बर में मुलाकात की। ज्यूरी बिक चुकी थी। उसने जज से कहा कि आप इस ज्यूरी को डिसमिस करेंगे और एक नई ज्यूरी कायम करेंगे। ये भी जज का इख्तियार होता है कि वो किसी वजूहात की बुनियाद पर ज्यूरी को फारिग कर सकता है और नए सिरे से ट्रायल कर सकता है, नई ज्यूरी ला सकता है। तो जज ने कहा कि मैं ये क्यों करूंगा? उसने कहा इसलिए कि ये ज्यूरी अल कपून ने खरीद ली हुई है, और उसने उसके सामने कुछ सबूत वगैरह रखे। तो जज ने कहा ठीक है, ये बात दुरुस्त होगी आपकी, लेकिन मैं ज्यूरी के खिलाफ कैसे चला जाऊं? उसने कहा इसलिए चले जाएंगे क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं पब्लिक में यह बात करूंगा कि आपको भी अल कपूर ने खरीद लिया है। तो जज कहने लगा लेकिन इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मुझे जज अल कपूर ने खरीदा है? उसने कहा कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब ज्यूरी के सबूत सामने लाऊंगा और आपको एक्यूज करूंगा कि आपने इस ज्यूरी को चेंज नहीं किया, तो आप भी इसमें मुलविस हो जाएंगे, अगरचे मुझे भी पता है कि आपको अल कपूर ने नहीं खरीदा। तो वो जज मजबूर हो गया और उसने वो खरीदी हुई ज्यूरी डिसमिस कर दी, और फिर उस मुकदमे में अल कपूर को सजा हुई। ये अल कपूर है, पाकिस्तानी अल कपूर है ये, और ये माफिया है जिसने पाकिस्तान के पूरे निजाम को जकड़ के रखा है। नाज़रीन याद रखिएगा एक बात, मैं पिछले 20-25 साल से इस बात का कायल हूं कि नवाज शरीफ, जरदारी, बेनजीर वगैरह ये जो लोग हैं, इनका सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान को लूटना नहीं है। पाकिस्तान को लूटना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा जुर्म नहीं है। इनका सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स को करप्ट करना है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स की तबाही फेरना है। वो अदलिया का निजाम हो, वो फौज का निजाम हो, वो पुलिस का निजाम हो, वो ब्यूरोक्रेसी का निजाम हो, वो पुलिस का कोई निजाम आप उठाकर देख लें, इन्होंने हर निजाम में नाहल, नखट्टू, नकम्मे, बिक जाने वाले बेजमीर, बेगैरत किस्म के लोग लगाए हैं, मर्जी से अपने लोग लगाए हैं ताकि उनसे ये काम लें। और माफिया बिल्कुल इसी तरह काम करता है। माफिया तमाम इदारों को या तो खरीद लेता है और यहां ब्लैकमेल करता है, और जो उनके रास्ते में खड़ा होता है उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। आप देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और यही काम हो रहा है। शरीफों ने, जरदारियों ने पाकिस्तान के इदारों को जिस तरह से तबाह बर्बाद किया है, यह इनका सबसे बड़ा जुर्म है। इनका सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में इदारों की साख और उनकी कारकर्दगी की तबाही है। पैसा इन्होंने जितने अरबों डॉलर लूटे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल हैं नाजरीन कि पाकिस्तान वो पैसा दोबारा पैदा कर सकता है, उससे 10 गुना ज्यादा पैदा कर सकता है। ये लूट के ले गए, अपना हराम का माल बाहर रखा हुआ है, जहां इनकी जान, जिस तोते के अंदर इनकी जान है, वो तोता बैरून मुल्क ये पाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वो पैसा दोबारा भी पूरा कर सकता है। अगर ये अपने पैसे के साथ मुल्क से निकल जाएं, पाकिस्तान की जान छोड़ दें और पाकिस्तान को चलने दें और सही अवामी नुमाइंदों के हाथ में इक्तदार आने दें, तो पाकिस्तान 10-20 गुना ज्यादा पैसे बना सकता है उससे जो पैसे इन्होंने लूटे हैं। लेकिन इनका मसला यह है कि अपनी इनिंग्स ये खेल चुके हैं। नवाज शरीफ खेल चुका है, शहबाज शरीफ खेल चुका है, जरदारी खेल चुका है, फजलुर रहमान खेल चुका है, लेकिन अब ये अपनी औलादों को इंडक्ट करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। ये खानदानी सियासत का निजाम, विरासत का निजाम के तौर पर चलाना चाह रहे हैं, और इसकी वजह से इनको जरूरत है कि तमाम इदारे इनके साथ हों, तमाम इदारे इनके पीछे खड़े हों,
कोई भी वो इदारा जो इनको क्वेश्चन कर सकता है वो इनकी मुट्ठी में हो, चाहे खरीद के हो, चाहे ब्लैकमेल करके हो, चाहे रास्ते से हटा देने के जरिए से हो। पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग जब तक इनका हाथ नहीं थामेंगे और इनका हाथ नहीं पकड़ेंगे बल्कि और पूछेंगे कि क्यों भाई, ये क्यों, जब तक ये आप क्यों वाला सवाल इनसे नहीं पूछेंगे, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। वो शहजाद रॉय पाकिस्तान का एक सिंगर, आज से कुछ साल पहले उसने गाना गाया था, उसके दरमियान में उसने कहा था कि मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, मुझे फिक्र इस चीज की है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे। तो ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अब लम्स में जो काकड़ साहब के कड़ाके निकाले हैं ना पढ़े लिखे स्टूडेंट्स ने, आप जाकर देखें कि नवाज शरीफ के जर खरीद पालतू जो यूट्यूबर्स हैं और जो मीडिया चैनल के मालकान हैं, वो लम्स के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं जी ये तो पेड थे, इनको दे के पैसे बिठाया गया था कि ये वजीर आजम को बेइज्जत करें। लम्स के स्टूडेंट्स जिन फैमिलीज से आते हैं ना नाजरीन, अक्सरियत उनकी, उनको कोई पैसे दे के खरीद नहीं सकता। अवाम को शऊर देना इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर है। वो मेरी नजर में अपना काम कर चुका है। वजीर आजम बनता है, नहीं बनता, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम को जो शऊर उसने दे दिया है, असल काम उसका वही है जिसकी वजह से वो आज भी पाबंदे सलासल है, आज भी वो जेल में है। और मेरी बात याद रखिएगा कि वो जेल से जल्दी बाहर आने वाला भी नहीं। उसे जेल में चंद महीनों के लिए रख के उसे हीरो बनाने के लिए जेल नहीं लेके गए ये लोग, लंबे अरसे तक उसे रखने का प्रोग्राम है। और जिस तरह से उसने अब अपने वकीलों से कल कह भी दिया है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, मैं महसूस कर रहा हूं, तो कुछ बैद नहीं है कि जो मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक करा सकते हैं, जो डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक करा सकते हैं, जो इनके आप जितने शबाज शरीफ के जितने गवाह थे आप देख लें उनके साथ क्या सलूक हुआ है, जो अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आसिफ नवाज जंजुआ एक्सरसाइजिंग मशीन पर उनको हार्ट अटैक हो सकता है। बाद में उनकी जो तिब्बी रिपोर्ट जो हुई थी, बॉडी एक्सह्यूम करके उसका पोस्टमार्टम किया गया था, उसमें उनके बालों में आर्सेनिक एक जहर होता है। ये जो आप रेड किडनी बीन्स खाते हैं जिसे हम राजमा भी कहते हैं, उसके अंदर भी ये होता है, जब आप उसे पानी में डुबोते हैं तो लाल रंग निकल आता है, ये आर्सेनिक का होता है। आर्सेनिक एक जहर होता है। आर्सेनिक की मिकदार आसिफ नवाज जंजुआ के बालों में मुकर्रा जो एक नॉर्मल मिकदार होती है उससे 10 गुना ज्यादा पाई गई थी, लेकिन क्योंकि शरीफों की हुकूमत थी लिहाजा उस केस को भी दबा दिया गया था। तो ये काम करते हैं ये लोग, खरीद लेते हैं, नहीं तो ब्लैकमेल करते हैं, नहीं तो तबादला कर देते हैं, और अगर किसी तरह से भी कोई ना मान रहा हो तो फिर उसकी अगले जहान की टिकट कटवा देते हैं। इस माफिया के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। मुझे अपने अदालती निजाम से किसी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरोक्रेट तो वैसे ही ब्राउन साहब हैं, ब्राउन अंग्रेज हैं, वो अपना मुफाद देखेंगे हमेशा। उन्हें पाकिस्तान के मुफाद के कभी सिखाया ही नहीं गया कि पाकिस्तान इक्का दुक्का चंद एक ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जिन्हें मैं जानता हूं। और पाकिस्तान की फौज इस वक्त चंद जर्नैलों का कब्जा ग्रुप बन चुकी है। उन जर्नैलों ने अपने मुफाद के लिए जो काम पाकिस्तान आर्मी के साथ कर दिया है, ये वो फौज है जिस पर पाकिस्तानी अवाम जान छिड़कती थी। लेकिन जब से उन जर्नैलों ने अपने आप को फौज के आगे रखा और फौज को पीछे कर दिया और अपना मुफाद सोचा, अब पाकिस्तानी अवाम का वो जोशो जज्बा आपको नजर नहीं आता पाक फौज के लिए। पाक फौज हमारे लिए बड़ी इज्जत वाली है, हमारा मान है, हमारा गरूर है, हमारी प्राइड है पाक फौज। जिस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, इनको सर आंखों पर बिठाए हम, लेकिन चंद एक जर्नैल पाक फौज नहीं है। पाक फौज एक बहुत जबरदस्त इदारे का नाम है। अल्लाह से दुआ करें कि ये इदारा तबाह होने से बच जाए, क्योंकि जिस तरफ से जर्नैलों ने और जिस तरह से चंद एक मुफाद परस्त बेगैरत जर्नैलों ने अपने मुफाद की खातिर मुल्क को इस वक्त दांव पर लगा दिया है। पाकिस्तान की अवाम को अल्लाह हौसला दे, आपको खड़ा होना होगा, वरना आपके मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अब कोई भी नहीं आएगा। मेरी ये बात याद रखिएगा। यही आखिरी बात मैं आपसे करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हों। पाकिस्तान को इस वक्त अवाम की ताकत की अशद तरीन ज़रूरत है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।